अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गोभी वर्गीय सब्जियों में काले गलन रोग का समय कितने दान। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पंतनगर से प्रेषित वर्तमान सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती की है और उनकी फसल इस समय बढ़वार अवस्था पर है, तो फसल की इस अवस्था पर काला सड़न रोग का प्रकोप सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आप इस रोग का नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार रंजन से। जो है ये इसमें कृषि क्रॉप जैसे कि आपका गोभी, बंदा गोभी यानी कैबेज, कॉलीफ्लावर दोनों में लगता है। ब्लैक रॉट में होता क्या है कि ये जनरली सीड ट्रांसमिसिबल है, तो ये सीड से ही आगे प्रोग्रेस करता है। तो सबसे पहले किसान भाई को चाहिए कि उसको पहचानेंगे कैसे खेत में कि ये ब्लैक रॉट है। तो ब्लैक रॉट में क्या होगा कि जो अर्ली अवस्था में, सीडलिंग अवस्था में, ये सबसे पहले जो दिखाई पड़ेगा बीमारी वो कॉटिलीडन्स के ऊपर। जैसे ही जर्मिनेशन होगा उसका कॉटिलीडन्स जो है वो पीला पड़ जाएंगे, गिर जाएगा, और फिर जब इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये बीमारी जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और वो भी आकार का और पीलापन जैसा दिखाई देगा, और उनका भेन और वेनलेट जो है वो काले रंग के दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से किसान भाई अपने खेत में पहचान सकते हैं कि हमारा जो कैबेज या कॉलीफ्लावर है वो ब्लैक रॉट बीमारी से ग्रसित है। किसान भाइयों, खड़ी गोभी वर्गीय फसल में काला विगलन रोग का नियंत्रण करना बहुत महंगा और मुश्किल काम होता है। इसीलिए फसल को इस रोग से बचाने के लिए आपको इसकी बुवाई के समय से ही कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो इस प्रकार हैं। ये तो फूल है, तो अर्ली अवस्था में अगर आप सर्टिफाइड सीड या पैथोजन फ्री सीड का उपयोग करेंगे तो ये बीमारी आएगी ही नहीं। सबसे पहले तो सीड ट्रीटमेंट आप सोइंग के पहले कर लेंगे तो वो आपको जो शुरू की अवस्था है उससे आपका इस बीमारी से आपका पौधा बच जाएगा। दूसरा है कि आप क्रॉप रोटेशन, कोई भी क्रूसीफर्स ग्रुप का है जो क्रॉप 2-3 साल के लिए आप उसमें नहीं लगाएं। फसल चक्र अपनाने से इस रोग के जीवाणुओं को अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती, जिसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फसल में निराई गुड़ाई सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि पौधे चोटिल ना हो, क्योंकि पौधा चोटिल होता है तो चोटिल हुए भाग पर जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है और पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा रोग के नियंत्रण हेतु फसल में हल्की सिंचाई करना चाहिए तथा फसल में जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे फसल में काला विगलन रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है कि आप इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन के समय है कि ध्यान देना होगा कि किसी तरह इंजुरी नहीं हो पौधों में, जिसकी वजह से भी है कि रोग ये फैलने का चांस रहता है। किसान भाइयों, काला विगलन रोग के नियंत्रण हेतु पौधों को मुख्य खेत में रोपाई करने से पहले 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा को प्रति 8 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक पौधों की जड़ों को डुबाकर
उपचारित करके लगाना चाहिए, जिससे फसल की प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में इस रोग का प्रकोप नहीं होता है। इन केस अगर आपको मेन फील्ड में दिखाई पड़ता है तो जैसे ही दिखाई दे आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 2 से 3 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो भी कॉपर फंजीसाइड है उसका उपयोग आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें, जिससे ये रोग नियंत्रित हो जाएगा। तो ये सब उपाय करके किसान जो है इससे रोग से निजात पा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई रासायनिक दवाओं का फसलों पर छिड़काव करते हैं, लेकिन दवाओं का फसलों में उपयोग करते समय अधिकतर किसान कोई सावधानी नहीं रखते हैं, जिससे इन दवाओं का जहरीला असर मनुष्य पर तो पड़ता ही है, साथ ही दवाओं से कीट बीमारियों का उचित नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, आप रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जॉबनेर राजस्थान के एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी घासोलिया। कीटनाशक दवाओं के बारे में सुरक्षा एवं सुरक्षित उपयोग के विभिन्न उपाय डिब्बों पर छपे होते हैं, इसीलिए कभी भी कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करने से पहले डिब्बों पर लिखे हुए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए और इसके बाद ही रसायनों का छिड़काव करना चाहिए। एक हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी दवा का किसी भी फसल में छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय कुछ सावधानियां जो हमें बरतनी है। एक तो सबसे बड़ी सावधानी होती है किसान भाई, जैसे हवा जिधर चल रही है उसी हवा की दिशा में हमें चलना चाहिए। जैसे मान लो हवा पश्चिम की तरफ बह रही है तो हमें भी पश्चिम की तरफ भी दवाई छिड़कते हुए जाना चाहिए। उससे क्या होगा, दवा जो होगी हमारे ऊपर शरीर पर नहीं आएगी। एक तो दूसरी किसान भाई एक ध्यान रखें कि जो नोजल और जो पौधा है फसल है उसके बीच में जो अंतर है ऊंचाई का वो आधे फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोजल के उसके बीच में, ये ध्यान रखें। तीसरा किसान भाई एक ध्यान रखें कि जब भी आप दवा छिड़क रहे हैं तो ये ध्यान रखें या टालें उसको कि हवा नहीं चले तेज़, हवा बिल्कुल शांत रहे। और जो होता शाम को छिड़काव करें या सुबह करें, शाम का छिड़काव अच्छा रहेगा किसान भाइयों, शाम का करें। किसान भाइयों, फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि इन दवाओं का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर न पड़े, इसीलिए क्या करें आइए जानते हैं। इसके साथ ही पौधों को तो फसल को तो बचा रहे हैं हम किसान भाइयों, लेकिन हम हमारी फसल के साथ साथ हमारी शरीर को भी बचाएं। इसके लिए दवा छिड़कते समय हाथों में ग्लव्स पहन लें, ग्लव्स के साथ साथ मुंह पे एक मास्क लगा लें। अगर दवा छिड़कने वाली टंकी कहीं लीकेज कर रही है तो उस लीकेज को सही करें और शरीर पे कोई भी बूंद दवा की या जो घोल है उस दवा का वो शरीर पर नहीं गिरे, सांस में नहीं जाए। दवा छिड़कने के बाद किसान भाइयों पशुओं को उस खेत में नहीं जाने दें, साथ में वहाँ से कोई सब्जी के लिए कोई चीज़ तोड़ करके काम नहीं लें। ये कुछ बातें जिनको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो किसान भाइयों कई बार क्या आदत होती है कि हम दवा भी छिड़क रहे हैं और दवा में हाथ हो रहे हैं तो हम गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं या कुछ और चीज़ खा रहे हैं तोड़ करके वहाँ से खा लिया, तो ये नहीं खाएं। उसके साथ दवा उसके साथ शरीर में जा रही है तो वो नुकसान करिए, क्योंकि किसान भाइयों वो दवा जो जा रही है इसके साथ वो दवा हमें इतनी मात्रा में तो नहीं जा रही है कि वो हमें मार दे या बेहोश कर दे, लेकिन इतनी ज़रूर जा रही है कि वो शरीर में जाके धीरे धीरे जमा हो जाएगी वो उस दवा की मात्रा थोड़ी थोड़ी जा करके, और वो जो जहर जमा हो रहा है शरीर में वो दूसरी जो बीमारियां जैसे लगवा है, कैंसर है, ये जो चीज़ें हार्ट फेल वाले हैं इनको बढ़ाते हैं। तो हमें फसल के साथ साथ हमें खुद को भी बचाना है और ये जो छोटी छोटी सावधानी है सावधानी को रखें, ध्यान रखें। कीटनाशक रसायनों के डिब्बों को कभी भी खाद्य पदार्थों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ रसायन इनमें बचे रहते हैं। कीटनाशक रसायनों के डिब्बे को अच्छी प्रकार तोड़कर नष्ट करना चाहिए ताकि उसका कोई उपयोग न कर सके। कुछ रसायनों के डिब्बों को जलाते समय घातक धुआं निकलता है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। इससे बचने के लिए केवल उन्हीं डिब्बों को जलाना चाहिए जो वातावरण को प्रदूषित न करें। और साथ खास साथ ये और देखिए कई आए दिन अखबार में आता रहता है किसान भाई, आपने पढ़ा होगा कि जैसे किसी भी किसान भाई ने कोई दवा की पैकिंग या कोई डिब्बा ऐसे खेत में फेंक दिया डोले पे,
तो उसमें बच्चे खेलते खेलते या तो पानी डाल करके पी जाते हैं या ऐसा करते, वो जहर, वो किसान बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है, वो जहर है। तो इसलिए क्या करें, जो भी कोई पैकिंग दवा की खाली हुई है, कोई डिब्बा खाली हुआ है, उसको तोड़ मरोड़ करके जला दे या गहरे गड्ढे में उसको दबा दे, खुले में नहीं फेंके। साथ ही साथ कोई तेल चीनी भरने के लिए डिब्बों का काम भी नहीं ले किसान भाइयों, ये भी ध्यान रखें। किसी भी फसल पर कीटनाशक रसायनों के प्रयोग के बाद उसका खाने के लिए तुरंत प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कीटनाशक दवा के लिए एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि होती है, जिसके उपरांत ही पौधे के किसी भाग का प्रयोग खाने के लिए किया जा सकता है। ऐसा न करने पर अखंडित रसायन खाद्य पदार्थ के साथ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पंतनगर से प्रेषित वर्तमान सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में पिछले दिनों के कम तापमान एवं कोहरा इन क्षेत्रों में खड़ी गेहूं की सभी अवस्था की फसल हेतु बहुत लाभकारी रहे तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की फसल में इस सप्ताह आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गेहूं की देर से बोई फसल में जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने पर यदि अभी तक कोई छिड़काव न किया हो तब सलाह दी जाती है कि किसान भाई 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2 किलोग्राम यूरिया का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से सिर्फ एक छिड़काव उस समय करें जब धूप खिली हो तथा पत्तियों पर ओस न जमा हो। गेहूं की फसल से खरपतवारों को खुरपी या हंसिये की सहायता से निकालें। ऐसे मौसम में गेहूं की किसी भी अवस्था की फसल में किसी भी प्रकार के कीट और रोगों के लगने की कोई संभावना नहीं है, अतः कृषक भाई किसी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदनाशी का छिड़काव गेहूं की फसल में न करें। गेहूं की 65 से 70 दिनों की बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से दोपहर बाद बुरकाव करें तथा इसके 24 घंटे बाद हल्की सिंचाई कर दें। इस सप्ताह के तापमान गन्ने की नौलख फसल की कटाई हेतु अनुकूल रहेंगे, अतः इस सप्ताह से गन्ने की नौलख फसल की कटाई प्रारंभ कर दें, लेकिन कटाई करते समय कुछ विशेष सावधानी बरतें, जिसमें प्रमुख है कटाई जमीन की सतह से ही करें जिससे जड़ें न उखड़ें। अधिक नमी वाले खेतों में गन्ने की कटाई न करें। गन्ने की पेड़ी की देर से कटाई के बाद अथवा आलू की खुदाई के बाद जिन किसान भाइयों के खेत खाली हुए हैं वे इस सप्ताह उसमें सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। इस हेतु पहले गन्ने के खेत में से अतिरिक्त पत्तियों को खेत से बाहर निकालकर खेत में 20 किलोग्राम यूरिया का बुरकाव कर खेत को कल्टीवेटर अथवा हैरो की सहायता से 2 से 3 बार अच्छी जुताई कर दें तथा पटेला लगाकर खेत की तैयारी कर लें। बुआई के समय संतुलित उर्वरक देने हेतु मिट्टी की जांच करा लें तथा उसी के अनुसार सुझाए उर्वरकों की व्यवस्था करें। संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर खेत में इस सप्ताह पलेवा करें। अगले सप्ताह तैयार खेत में बुआई हेतु सूरजमुखी की उन्नतशील एवं अधिक पैदावार देने वाली संकर किस्मों जैसे DRSH 1, PSFH 118, KVSH 44, KVSH 53, KVSH 54, HSFH 848, PAC 36, PAC 309, PAC 336,
PAC 8699 अथवा श्रेष्ठा आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज की इस सप्ताह व्यवस्था कर लें। लीची एवं नींबू वर्गीय फलों के पुराने पेड़ों की बागों की जुताई करें। प्याज की नर्सरी की रोपाई जारी रखें। यदि पौधा अधिक दिनों की हो गई हो तब पत्तियों का ऊपरी भाग काटने के बाद ही रोपाई करें। इस सप्ताह आलू की पकी फसल की टहनियों को जमीन की सतह से काट दें तथा संभावित साफ मौसम में इसकी खुदाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जहानागंज आजमगढ़ के कृषक देवेंद्र शर्मा ने। यह गेहूं, सरसों और अरहर की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय गेहूं की बुआई हो चुकी है। बुआई होने के पश्चात गेहूं में खरपतवार पतली पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले निकलते हैं। पतली पत्ती वाले जितने खरपतवार हैं उसके लिए सल्फोसल्फुरान 35 ग्राम और मेड सल्फुरान 35 ग्राम मिला करके बुआई के 30 से 35 दिन के बाद छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो और दोपहर के बाद छिड़काव करना चाहिए। देवरिया जनपद में एक नया खरपतवार आ गया है जिसको स्थानीय भाषा में भटकुइया कहा जाता है। वो काफ़ी प्रभावित कर रहा है गेहूँ को। उसके लिए कार्फेंट्राजोन एक दवा आई है, उसका लोकल नाम नाबूद है। उसका छिड़काव किसान भाई करें और उससे ये 100% खरपतवार खत्म हो जाएगा। इसी तरह गेहूं में एक गिरोई, पीली गिरोई रोग लगता है, लेकिन अभी इस जनपद में इसका कोई लक्षण नहीं है। ये फ्लावरिंग के समय ये रोग लगता है। पत्ते पीले पड़ जाते हैं, चकत्तेदार हो जाते हैं और उसके लिए मैंकोजेब होता है 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। उनको जो छिड़काव करने से झुलसा रोग भी खत्म हो जाता है। अरहर और चना ये 2 प्रमुख दलहनी फसल है। इस साल जनपद में अरहर की अच्छी खेती हुई है। इसमें कीट लगते हैं जो फ्लावरिंग फूल आने के पहले ही फ्लावरिंग के स्टेज पे कीट उसमें लग जाते हैं। किसान भाइयों को उसको देख करके फ्लावरिंग के पहले ही क्लोरीपाइरीफास मोनोकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। अगर फूल आने के बाद छिड़काव करते हैं तो विशेष लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो कीड़े उसी में बैठे रहते हैं और दाने को खा जाते हैं। इस समय सरसों की देर से बोई गई फसलें फूल और फलियों की अवस्था पर हैं और इस अवस्था पर कुछ कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः आप सरसों की फसल का ध्यान रखें और किसी भी कीट का प्रकोप होने पर उचित दवाओं का प्रयोग करें। परंतु आप कीटों को पहचानेंगे कैसे और उनका नियंत्रण कैसे करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं देवरिया से फसल सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर राणा शंकर ओझा। प्रमुख जो कीट होते हैं उसमें आरा मक्खी लग सकती है। आरा मक्खी काले चमकदार रंग की होती है, किसान आसानी से पहचान सकते हैं। ये पौधे के कोमल भागों से रस को चूसकर पौधे को कमज़ोर कर देती है। आरा मक्खी के अलावा पेंटेड बग होता है, चित्रित कीट जिसको कहते हैं। पीले काले नारंगी रंग के होते हैं, धब्बे बने होते हैं उनके शरीर पे। किसान इनको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। छोटे छोटे होते हैं। इनकी प्रौढ़ और शिशु दोनों अवस्थाएं खतरनाक होती हैं। ये पौधे के जितने भी कोमल भाग होते हैं, तना, पत्ती, फूल और छोटे जो कलियां होती हैं, उसमें से रस चूसकर ये पौधे के अंगों को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे पूरे पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो जाती है। फूल भी झड़ जाते हैं और फलियां जो पतली निकलती हैं उनसे भी रस चूसकर ये पौधे को कमज़ोर करते हैं। तीसरा कीट होता है जो सरसों में लगता है, प्रमुख कीट है, वो है बालदार सूढ़ी। ये इसका पूरा शरीर सूढ़ी का बालों से ढका हुआ होता है। काले काले बाल होते हैं, घने रंग के होते हैं और किसान इनको भी आसानी से पहचान सकते हैं। ये पत्तियों पे, तनों पे होते हैं। ये पौधे के हर भाग से खुरच के पौधे की पत्तियों से और फूलों से खास तौर से ये खा जाती हैं। पौधा कमज़ोर हो जाता है जिससे। और भी कुछ कीट होते हैं जिनमें माहू प्रमुख कीट है।
माहू झुंड में लगते हैं, हरे रंग के छोटे छोटे होते हैं। और माहू की तीनों अवस्थाएं, शिशु, प्रौढ़ और छोटी जो अवस्था होती है, ये तीनों ही खतरनाक होती है पौधे पे। ये झुंड में लगते हैं पौधे की ऊपरी पत्तियों पर और निचली पत्तियों पर भी छुप के बैठे होते हैं। अनुकूल मौसम में इनकी जो मादा होती है वो अंडा न देकर सीधे बच्चों को जन्म देती है, जिससे इनकी संख्या में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होती है। और ये भी फूलों से, पत्तियों से, छोटे कोमल अंगों से पौधों के रस चूसकर पौधे को कमज़ोर करते हैं, जिससे पौधे की पूरी वृद्धि प्रभावित हो जाती है। पौधों में फलियां कम लगती हैं, जो फलियां लगती हैं उनमें से भी रस चूस लेते हैं, तो तिलहन जो है, तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो इनसे बचाव के लिए किसान भाई उपाय कर सकते हैं। अगर ये कीड़े ज़्यादा लग रहे हों, जो भी कीड़े हों, तो उसमें जो कीड़े होते हैं जो काटते हैं उनको देखकर पहचाना जा सकता है। ऐसे कीड़ों के लिए मैलाथियान डस्ट का प्रयोग करना चाहिए। मैलाथियान 5% धूल मार्केट में मिल जाता है, सरकारी इकाइयों पर भी उपलब्ध होता है। इसकी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा में बुरकाव करना चाहिए। और वो कीड़े जो अपने चूषकांगों से, जिनके चूषक अंग होते हैं, लंबे मुंह के आगे निकले होते हैं, जिनसे ये पौधे के अंदर धंसा कर रस चूसते हैं, इनके लिए कीटनाशी रसायन का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें क्लोरपाइरिफास 20 EC या डाईमेथोएट 30 EC, दोनों रसायनों की 1 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर में छिड़काव किया जाना चाहिए। ये तो रासायनिक उपाय हैं। इनके अलावा किसान चाहें तो शुरुआत में बायोपेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नीम आयल प्रमुख होता है। इसकी 2 से 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर में छिड़काव किया जाना चाहिए। नीम आयल हमारे लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचती और वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसका जो होता है कि इसका प्रभाव कीड़ों पर ऐसे होता है कि कीड़े जब इससे प्रभावित पत्तियों को खाते हैं, चाटते हैं, तो उसके बाद कीड़ों की वृद्धि रुक जाती है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। कीड़े तुरंत मरते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, तो कुछ समय बाद कीड़े मर जाते हैं। नीम आयल का प्रयोग सुरक्षित है, वातावरण के लिए भी, पौधों के लिए भी। और प्रकोप ज़्यादा होने पर कीटनाशी का प्रयोग करना ही होता है। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है मुजफ्फरनगर के कृषक राजेश चौधरी ने। यह आम के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो राजेश चौधरी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आम का पौधा जब तक फलन में नहीं आता, तब तक पौधों की उचित पैदावार के लिए सर्दी के मौसम में 12 से 15 दिनों एवं गर्मी के मौसम में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। पौधों में फलन के समय पानी की अधिक आवश्यकता न हो, अतः मटर के दाने के आकार से तुड़ाई तक सिंचाई करने पर फलन में गुणवत्ता एवं वृद्धि देखी गई है। सिंचाई के लिए रूपांतरित थाला विधि उत्तम पाई गई है। यदि किसान के पास लागत लगाने हेतु पूंजी की समस्या न हो तो टपक सिंचाई पद्धति को उपयोग किया जा सकता है। दैहिक व्याधियां। आम का गुच्छा विकार, जिसे मल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, यह साधारणतः 2 प्रकार का होता है। प्रथम प्रारंभिक एवं दूसरा पुष्पीय। वानस्पतिक गुच्छा विकार पौधों की प्रारंभिक अवस्था में नर्सरी में शुरू होता है, जबकि पुष्पीय विकार में साधारणतः पूरा बौर या कभी कभी पूरा बाग ग्रस्त हो जाता है। ग्रसित बौर फल पैदा करने में असमर्थ होते हैं। इसमें ग्रसित बौर गुच्छेनुमा हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए दिसंबर माह में 200 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करें। प्रत्येक वर्ष गुच्छा से ग्रसित बौर को तोड़ने से इसका प्रकोप कुछ वर्षों में स्वतः कम हो जाता है। कोयलिया विकार या ब्लैक टिप। इस रोग में फल जब थोड़े मध्यम आकार के होते हैं तो इसके निचले सिरे पर जल सिक्त निशान बन जाता है। यह विकार बागों के पास ईंट भट्ठों के निकलने वाली विषाक्त गैसों के कारण होता है। रोकथाम। आम के बागों को ईंट के भट्ठे से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में 5 से 6 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए। बागों की भूमि में 500 ग्राम बोरेक्स प्रति पेड़ की दर से खाद देते समय या 5% बोरेक्स 2 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर फल लगने के समय छिड़काव करने से तथा 15 दिनों के उपरांत पुनः छिड़काव करने से इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। फूल एवं फल का गिरना। फलों के गिरने के बहुत से कारण हैं, जिसमें पोषक तत्वों की कमी, वातावरण का प्रभाव, पानी की कमी तथा हार्मोन का असंतुलन मुख्य है। रोकथाम। फल बनते समय खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, इससे छोटे फलों का गिरना रुक जाता है। 20 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड या 90 मिलीलीटर प्लानोफिक्स का 1 ड्रम पानी में घोल बनाकर आम के मटर के दाने की अवस्था में होने पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं इसमें लगने वाली प्रमुख बीमारियों की। तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग के लक्षण बौरों, पुष्पक्रम की डंडियों, पत्तियों, नए फलों पर देखा जा सकता है।
इस रोग का विशेष लक्षण सफेद कवक या चूर्ण के रूप में प्रकट होता है। प्रभावित फूल खिलते नहीं हैं तथा बाद में झड़ जाते हैं। इस रोग का प्रकोप प्रायः फरवरी-मार्च में अधिक होता है। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए घुलनशील सल्फर 0.2% या कैराथेन 0.1% या बाविस्टीन 0.1% का छिड़काव किया जा सकता है। एंथ्रेक्नोज पत्तियों, पर्णवृंतों, टहनियों, बौर एवं फलों पर यह रोग देखा जाता है। प्रभावित भागों के सतह पर छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर पूरे भागों पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम हेतु सभी रोगग्रस्त टहनियों की कटाई छटाई कर देना चाहिए। बाग में गिरी हुई पत्तियां, टहनियां और फलों को जला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्बेंडाजिम दवा 0.1% का 2 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल से करने पर इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रमुख कीट व उनके नियंत्रण पर। पर्ण फुदका, आम का पर्ण फुदका या मच्छर। ये कीट आम की फसल को 3 प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की मादा बौर वाली शाखाओं, फूलों में बड़ी संख्या में अंडे देती है जिससे वे सूखकर गिर जाते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों बड़ी संख्या में पौधों की कोमल पत्तियों, मुलायम टहनियों एवं फूलों से रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फूल सूखकर गिर जाते हैं। इसके प्रबंधन हेतु बाग को साफ रखना चाहिए, उसमें पानी नहीं रुकने देना चाहिए। कीटनाशक दवाओं के रूप में मेलाथियान, मिथाइल ओडिमेटॉन या डाइक्लोरोवास दवा का 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बौर लगने के बाद छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर बताई गई विधियों के अनुसार आप अपने आम के बागान की देखरेख करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन आम के बागों से प्राप्त होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बुवाई के बाद गेहूं की फसल में कैसे करें जरूरी उर्वरकों का प्रयोग। अच्छी बढ़वार के लिए राजमा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।